हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। अगर मैं प्रीवियस ईयर के पेपरों की बात करूं तो देखा गया है कि यहां से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना। किसी किसी ईयर तो 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक भी यहां से बन चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आसान यूनिट है, आराम से आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरा नाम है अजय ओझा और आप सभी देख रहे हैं अजय एकेडमी यूट्यूब चैनल। कुछ बातें मैंने बोर्ड पर लिख रखी हैं कि आवर्त सारणी, सबसे पहले तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी आवर्त सारणी की। ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि कई सारे एलिमेंट्स हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनकी स्टडी के लिए, उनके अध्ययन के लिए उनको एक जगह सारणीबद्ध करना जरूरी था। ठीक है ना। तो इस सारणी की सर्वप्रथम शुरुआत की थी किसने? मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने। किसने की थी भाई? मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने। इस वजह से आवर्त सारणी का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है। पहला क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आपका आंसर होगा आवर्त सारणी का जनक कौन है? मेंडलीफ है। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या मिल सकती है कि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया, आप देखते हो ना, आपने पढ़ भी रखा है कुछ इस तरीके से आपको टेबल मिलती है आवर्त सारणी की। ठीक है, यहां पर आपका एस ब्लॉक होता है, यहां पर आपका डी ब्लॉक होता है, यहां पर आपका कौन सा पी ब्लॉक होता है, और नीचे आपका अलग से लेके कुछ इस तरीके से 2 श्रेणियों में आपका एफ ब्लॉक बांटा हुआ होता है। ठीक है ना। पृथ्वी पर जितने भी तत्व हैं उनको कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है। अब जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया उसका आधार क्या था? ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपको बन सकता है, क्योंकि 2 आपके पीरियोडिक टेबल आ चुकी हैं। एक तो वो जो मेंडलीफ ने दी थी, एक वो जो जिसको हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि मेंडलीफ आवर्त सारणी का जो आधार है वो क्या है। तो एक बार इसको मैं आपको बता देता हूं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो यही क्वेश्चन है। आपको क्या पूछेगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में इस तरीके से पूछेगा आपको कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो आधार है वो क्या है। तो आपका आंसर होगा कि मेंडलीफ ने जो तत्वों को परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, यानी जिसका वजन कम है उसको पहले और जिसका वजन ज्यादा है उसको मेंडलीफ ने कहां रखा? बाद में रखा। तो क्वेश्चन बने आपसे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी किसके आवर्ती फलन है? तो आप बताओगे कि इसके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन है। ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बन जाए आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन ना होके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होंगे। ठीक है ना। तो मैं नीचे लिख देता हूं, आप इस बात को याद रखोगे कि परमाणु भार की जगह यहां केवल चेंज क्या करना है? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए किसके लिए? आधुनिक आवर्त सारणी के लिए, यानी आधुनिक आवर्त सारणी को सबसे पहले जिसका परमाणु क्रमांक कम उसको पहले रखा, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा उसको कहां रखा? बाद में रखा। इतनी बात आपको यहां से याद रखनी है। अब आधुनिक आवर्त सारणी की मैं बात करूं तो आधुनिक आवर्त सारणी को लेके 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। दोनों में कंफ्यूजन होता है, बच्चों को याद रखना। गलत करते हैं यहां पर ज्यादातर बच्चे, इसका कंफ्यूजन आज खत्म कर लो। अगर क्वेश्चन बोले आपको कि आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, तो याद रखें हमेशा आपका आंसर होगा कि आधुनिक आवर्त का जो नियम है वो नियम किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। कई बच्चे बोल देते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने दी, जो कि गलत है। तो आधुनिक आवर्त सारणी दी किसने? तो आधुनिक आवर्त सारणी का विकास, या मैं कहूं आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ स्वरूप है, या आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया? तो आपका आंसर होगा कि बोर नामक वैज्ञानिक ने क्या दी? आधुनिक आवर्त सारणी दी। अगर आपसे पूछे आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, तो नियम तो दिया हेनरी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी को विकसित किसने किया, इसका दीर्घ स्वरूप किसने दिया? तो आंसर होगा आपका बोर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में था क्या, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जब तक आप इतनी बातें लिख लो। देखो, आवर्त सारणी की अगर मैं बात करूं तो यहां 2 चीज होती हैं। एक तो क्या होता है? एक तो होता है आपका वर्ग, या मैं जिसको कहूं समूह।
जो आपकी खड़ी लाइनें होती हैं, इस तरीके से खड़ी लाइन, ठीक है ना, पढ़ी है ना आपने 11वीं 12वीं क्लास में। तो खड़ी लाइनों को हम क्या कहते हैं, वर्ग या समूह। इंग्लिश में मैं कहूं तो इंग्लिश में कहते हैं इनको ग्रुप्स। क्या कहते हैं भाई, ग्रुप्स कहते हैं। जो संख्या में कितने होते हैं, 18। कितने होते हैं, 18। और अगर मैं आड़ी लाइन की बात करूं, ऐसे आड़ी लाइन की बात करूं, तो आड़ी लाइनें होती हैं 7, जिसको हम कहते हैं आवर्त। और इंग्लिश में क्या कहेंगे, पीरियड्स। क्या कहेंगे भाई, पीरियड। तो आवर्त कितने होते हैं, 7। तो पहला क्वेश्चन यही बन जाता है आपके लिए कि आवर्त सारणी में वर्ग व आवर्त कितने होते हैं। तो याद रहे, वर्ग तो कितने होते हैं, 18, या बोले समूह कितने होते हैं, 18। पूछे आवर्त कितने होते हैं, तो आंसर आएगा 7। ठीक है, आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इतनी बातें आपको और जाननी चाहिए। अब बात करता हूं मैं आवर्त सारणी की। देखो, आवर्त सारणी का एक पूरा लेक्चर रिकॉर्डेड है, सारी बातें उसमें मेंशन है, उसको इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो आपको जेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनकी एक सीरीज को मैं यहां पर इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप आवर्त सारणी को पढ़ो, उसके बाद मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी है, उसको पढ़ो। फिर इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन स्टडी करते हैं। ठीक है, इतनी बातें लिखो, फिर आवर्त सारणी को स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं भाई पीरियोडिक टेबल की। ठीक है ना, पूरी पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको मेमोराइज करेंगे। मेमोराइज करने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। अगर मैं बात करूं ना भाई, तो जिस तरीके से जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो तो उसकी एबीसीडी आपको जैसे इंग्लिश ही पढ़नी है, तो इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आप उसकी क्या पढ़ते हो, एबीसीडी पढ़ते हो। उसी तरीके से अगर आपको केमिस्ट्री की कोई भी नॉलेज चाहिए, या केमिस्ट्री की मैं कहूं शुरुआत अगर आपको करनी है, तो कहां से करनी है भाई, पीरियोडिक टेबल से करनी है, आवर्त सारणी से करनी है। ठीक है ना, वैसे तो पूरी ही केमिस्ट्री में ये आवर्त सारणी आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन अगर मैं कहूं स्पेशली जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वहां पर तो आपको ये पग पग पे, मतलब हर पॉइंट पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जो पीरियोडिक टेबल है वो आपको काम में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल को पहले ड्रॉ करते हैं और उसकी ट्रिक्स देखते हैं। ठीक है ना, या हम एक एक ग्रुप को लेकर उसकी हम ट्रिक देखते जाएंगे। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी, जो आधुनिक आवर्त सारणी थी, उसमें आपको पता है अगर वर्ग की संख्या कहें तो कितनी है, 18 है। यानी 18 तो आपके वर्ग हैं, और आपके जो 7 हैं वो क्या है भाई, आवर्त हैं। वर्ग को और क्या बोलते हैं, वर्ग को आप समूह भी कह सकते हो, और इंग्लिश में इसको आप क्या कहोगे, ग्रुप्स कहोगे। ठीक है ना, और आपके 7 क्या है भाई, आवर्त, और आवर्त को इंग्लिश में हमने क्या बोला था, पीरियड्स बोला था। ठीक है, ये कहानी हम इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 18 तो आपकी ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी खड़ी लाइनें होंगी, और 7 आपकी कैसी लाइनें होंगी भाई, आड़ी लाइनें होंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक ग्रुप को लिखता जाऊंगा, उसकी ट्रिक में बोलता जाऊंगा भाई, आप उसको अपनी कॉपी में नोट करोगे। ठीक है ना, पेन कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाओ, और स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट को। ठीक है, देखो, वर्ग संख्या 1, और वर्ग संख्या 1 में कौन आता है, हलीना करे रब से फरियाद। हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो आप इसकी ट्रिक लिख लो, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, लिख लोगे, मैं बोल रहा हूं ट्रिक को, आप अपनी कॉपी में लिख लो, हलीना करे रब से फरियाद। ठीक है, और अगर मैं कहूं तो नाम भी बता देता हूं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांशियम हो गया। ठीक है ना, आप अपनी कोई सी भी केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की फाइल देखोगे तो उसमें आपको एक बढ़िया सा पेज मिलेगा भाई, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल ही मिलेगी, वहां से भी आप इन सबको क्या है, एक बार नाम आप सब इनके चेक कर सकते हो। वैसे मैं पढ़ाते हुए आपको साथ के साथ बताता भी जाऊंगा। ठीक है, देखो, अब बात करते हैं वर्ग संख्या 2 की। तो वर्ग संख्या जो 2 है वो कहां से स्टार्ट होता है भाई, वो स्टार्ट होता है जो लिथियम है उसके जस्ट बाद से। ठीक है, तो उसकी ट्रिक क्या है भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये हो गई आपकी वर्ग संख्या 2 की ट्रिक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और आपका हो गया रेडियम। ये हो गया वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2। ठीक है, वर्ग संख्या अगर 1 की मैं बात करूं तो वर्ग संख्या 1 को हम क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं हम इसको भाई, क्षारीय धातु। मैं यहां भी लिख देता हूं इसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं क्षारीय धातु। और इंग्लिश टर्म भी आपको याद होनी चाहिए, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, एल्कली मेटल। और अगर मैं वर्ग संख्या 2 की बात करूं तो वर्ग संख्या 2 को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन
अर्थ मेटल। और इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। देखो ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं आगे कौन सा आएगा भाई। तो ये तो हो गया आपका क्षारीय धातु और ये आपका हो गया क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, और वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 के जो तत्व आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं भाई, एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 की अगर मैं बात करूं तो इसके जो तत्व हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, एस ब्लॉक के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखोगे कि वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 एस ब्लॉक के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं अपन किसकी, आगे। और अगला जो आपका आएगा वो तत्व आपका कहां से स्टार्ट होगा, कैल्शियम के जस्ट बाद से। ठीक है, क्या याद रखोगे कि कैल्शियम के जस्ट बाद से स्टार्ट होगा। तत्व का मैं नाम लिख रहा हूं आपके लिए। ट्रिक देखो पहले, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैंने फीकोनी क्यों जानी। क्या हुई ट्रिक भाई, साइंस टीचर विनीता कुमारी मैंने फीकोनी क्यों जानी। ठीक है, लिख लोगे साइंस टीचर विनीता कुमारी मैंने फीकोनी क्यों जानी। ठीक है, अगर आपको कहीं भी मिस हो जाती है तो वीडियो को आप से रिवर्स कर लो और चेक कर सकते हो। ठीक है ना, मैं यहां पर रिपीट करूंगा, आप वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हो। ठीक है, आपके पास सब कुछ ऑप्शन है। इसके नीचे कौन सी आएगी भाई, इसके नीचे आएगी आपकी ट्रिक, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुथे राह में पड़े आग में कूद जा। क्या बोला, यारी जरा निभा मौत तक, रुथे राह में पड़े आग में कूद जा। ठीक है, इसके बाद अगली ट्रिक किसकी आएगी, ला हफ्ता वरना रे, हफ्ता लाओ वरना रे, वरना क्या करोगे, वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। हफ्ता वसूली होती है ना, तो वही एरिया है भाई ये वाला। ठीक है ना, अगला देखो, अगली क्या है ट्रिक भाई, ऐसे एक्टिनम, ऐसे रफ्तार रदरफोर्डियम, ऐसे रफ्तार दबंग संग बाहर हसमत 10 रंग कौन से। ठीक है, क्या है ट्रिक, ऐसे रफ्तार दबंग संग बाहर हसमत 10 रंग कौन से। इस तरीके से आप इसकी लास्ट वाली ट्रिक भी याद कर लोगे। ठीक है, अब ये जो पूरा जो आपका ब्लॉक है इसको क्या नाम देते हैं हम, इसको नाम देते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ये कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब इसमें एक बात मैं आपको बोलूं तो ये वर्ग संख्या 2 है तो ये कौन सा होगा, वर्ग संख्या 3 होगा। ठीक है, ये वाला कौन सा होगा, वर्ग संख्या 3। ये कौन सा होगा, वर्ग संख्या 4। ये कौन सा होगा, वर्ग संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अभी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। ठीक है ना, इसके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखने हैं, मैजिक नंबर क्या है, सब कुछ बताऊंगा। आज का लेक्चर भले ही बड़ा हो जाए लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल को यहीं पर खत्म करूंगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें इसकी जरूरी हैं सब कुछ इंक्लूड करूंगा। ठीक है, देखो आगे देखें अपन, ये डी ब्लॉक हो गया। और डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या है, डी ब्लॉक को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो इनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, संक्रमण तत्व। ठीक है, लेकिन संक्रमण तत्व अपन 3 एलिमेंट्स को, या मैं कहूं कि वर्ग जो 12वां है इसको अपन संक्रमण तत्व नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, इसका भी रीजन देख लो। क्योंकि जो संक्रमण तत्व की डेफिनेशन है उसमें क्या है कि जो डी कक्षक है वो कभी भी आपका पूरा भरा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी D10 कॉन्फ़िगरेशन आपका नहीं होना चाहिए। चाहे इसकी मूल अवस्था हो या इसकी आयनिक अवस्था हो, किसी भी कंडीशन में अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो वहां पर आपका संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगा। और आप चाहे जिंक को देखो, कैडमियम, मरकरी, किसी को भी देखो इनमें से वर्ग 12वीं में से आपके में D10 कॉन्फ़िगरेशन आता है, इस वजह से ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते। तो वर्ग संख्या 12 को याद रखोगे, इसको संक्रमण तत्व नहीं कहते। ठीक है ना, इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा देता हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसको नहीं कहते। अब अगर मैं वर्ग संख्या 11 की बात करूं तो 11 में ये जो तो आपके 3 तत्व हैं स्टार्टिंग के, ठीक है ना, ये तो अभी हाल ही में खोजे गए हैं। मैं स्टार्टिंग के 3 तत्व की बात करता हूं। ठीक है, तो जो वर्ग संख्या 11 में है, जो आप दिख रहा है, कॉपर है, तांबा, कॉपर किसको बोलते हैं, तांबे को। ठीक है, एजी है, सिल्वर है, चांदी है। ठीक है ना, और औरम यानी गोल्ड है आपके पास, यानी तांबा, चांदी, सोना। और क्या सभी के सिक्के बनते हैं क्या,
कॉइन बनते हैं क्या सभी के? बिल्कुल बनते हैं। तो आप इसको क्या कहोगे, वर्ग संख्या 11 के जो ये सदस्य हैं, ये जो 3, इनको हम क्या बोलते हैं? सिक्का धातु। क्या बोलते हैं भाई? हम इनको सिक्का धातु, कॉइनेज बोलते हैं भाई, कॉइन मेटल। ठीक है, तो जहां कॉइन की बात आ जाए, कॉइन की बात आ जाए, कॉइनेज की बात आ जाए, तो आप समझ जाना किसकी बात कर रहा है ये? वर्ग संख्या 11 की। क्यों? क्योंकि भाई वर्ग संख्या 11 में जो तत्व हैं उनसे क्या बनाए जाते हैं? सिक्के बनाए जाते हैं, इसलिए वर्ग संख्या 11 को क्या कहते हैं? हम सिक्का धातु कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में बनता है कि निम्न में से सिक्का धातु के अंतर्गत कौन सी धातुएं आती हैं? तो आप बताओगे कॉपर, तांबा, और तांबा हो गया, चांदी हो गया और सोना हो गया। समझ के बात को? लिख लो भाई पहले इसको, फिर बात करते हैं हम अगले पी ब्लॉक की। लिख लिया भाई यहां तक? आगे चलें। अब ये चीज मैंने आपको बता दी, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आगे अपन को इसके एटॉमिक नंबर भी लिखने हैं, तो थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज होगी, इस वजह से अपन इसको अभी मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप, 12वां जो है वो आपका संक्रमण तत्व नहीं होगा। अब बात करते हैं अपन किसकी? पी ब्लॉक की। ठीक है ना, तो देखो जो आपका पी ब्लॉक स्टार्ट होगा ना, वो कहां से स्टार्ट होगा आपका? वो जस्ट स्टार्ट होगा आपका बेरिलियम के सामने से। ठीक है, तो देखो अब यहां तक 12वां हो गया। अब 13वां वर्ग कहां से आता है? बेरिलियम के जस्ट सामने से, यानी बोरोन, भारत। और इसको आगे ले लेता हूं थोड़ा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ट्रिक क्या हुई? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, या भारत के ऑल गंजे इंडाना तेल लगाओ। ठीक है, सारे जितने भी गंजे हैं उनका पर्टिकुलर हमको इलाज मिल गया कि भाई कौन सा तेल लगाना है आपको? इंडाना तेल लगाना है। ठीक है, समझ गए बात को? अब देखो ये अगर मैं इसका नाम लूं तो ये कौन सा वर्ग है? वर्ग संख्या। लो भाई, समय समाप्ति की घोषणा कर दी आपकी लाइट ने। कोई बात नहीं, अपन तो अपना लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरे से मिट भी गया, चलो इसको दोबारा लिख देते हैं, डीबी और एसजी। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका वर्ग संख्या 13वां। ठीक है, तो वर्ग संख्या 13वें को लिख दिया, ट्रिक भी आपको मैंने बता दी। अब बात करते हैं वर्ग संख्या 14वें की, 14 की। 14 में कौन कौन सा आता है भाई? देखना। ठीक है, देखो अब यहां पर आपको याद रखना है वर्ग संख्या, एक तो आपका हाइड्रोजन से, फिर 2 आपका बेरिलियम से, फिर 13वां जो है वो आपका बोरोन से स्टार्ट होता है। तो कभी कभी ये ऊपर वाले जो नाम है ना, इनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, मैं आपको इनकी भी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको लिखा देता हूं, फिर सबकी ट्रिक बताऊंगा। 14वें में देखो कौन आता है? काशी गए सुनो प्रभु। ठीक है, काशी जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए जा रहे हैं कि भगवान हमारी आप पुकार को हमारी को सुनना। ठीक है, तो काशी गए सुनो प्रभु। और फिर आता है वर्ग संख्या 15वां, और 15वें में कौन कौन से हैं भाई? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी। कैसी भी ट्रिक आप याद रख सकते हो। ठीक है ना, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। और देखते हैं वर्ग संख्या 16वां, वर्ग संख्या 16वां। तो 16वें में क्या ट्रिक है भाई? ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। कौन सी स्टाइल? ओल्ड स्टाइल, पुरानी वाली स्टाइल से आपको टिपाई करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ हमको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है ना, भावनाओं में मत बहो। चलो अगली बात करते हैं वर्ग संख्या 17वें की। और 17वें में कौन सा आ जाता है भाई? आपका हैलोजन फैमिली, यानी कौन कौन सी आएगी आपकी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ठीक है ना, यानी फिर कल बाहर आएगी आंटी। ठीक है, ये आपकी ट्रिक हो गई, फिर कल बाहर आएगी आंटी। ठीक है, अब आता है वर्ग संख्या 18वां। तो 18वां आपका कौन सा होता है भाई? अक्रिय गैस, जो आपका जस्ट सामने होगा किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है, ये कहां होगा भाई? आपके हाइड्रोजन के जस्ट सामने। और कौन सी अक्रिय गैस पहले आती है आपकी? हीलियम। तो हीना, नीना और करीना ऐसे रहना। ट्रिक क्या हो गई? हीना, नीना और करीना ऐसे रहना। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आपको इनके स्पेसिफिक नाम बताऊं तो नाम भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। अगर मैं बात करूं वर्ग संख्या 18वें की, तो वर्ग संख्या 18वें को क्या कहते हैं अपन? देखो पहले तो इसकी पूरे की बात कर लेते हैं। इस पूरे को अपन क्या कहते हैं भाई? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि वर्ग संख्या 13वें से लेकर वर्ग संख्या 18वें तक जो आपके आते हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं भाई? पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं पर्टिकुलर वर्ग संख्या 18 की, तो वर्ग संख्या 18 को हम क्या कहते हैं? इसके 2-3 नाम है, सबको लिख देता हूं। अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस जो किसी से क्रिया नहीं करे, लेकिन कुछ गैस जो आपकी जीनोन है वो क्रिया कर लेती है, इस वजह से नाम को थोड़ा और चेंज किया। फिर क्या लिखा? उत्कृष्ट गैस लिखा। और इसको नोबल गैस भी कह देते हैं अपन,
तो मैं लिख देता हूं, और इसका नाम क्या है भाई, नोबल गैस। तो इसके ये 3 नाम हैं, आप तीनों नामों को याद रखोगे। ये अक्रिय गैस कह सकते हैं, उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं, और इसको और क्या कह सकते हैं भाई, नोबल गैस कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए किसको, वर्ग संख्या 18 को। अब बात करते हैं वर्ग संख्या 17 की। तो वर्ग संख्या 17 को अपन क्या कहते हैं, हैलोजन समूह। ठीक है, हैलोजन समूह। क्यों कहते हैं हैलोजन समूह, लवण का निर्माण करते हैं भाई। ठीक, जितने भी सॉल्ट है उनका फॉर्मेशन कौन करता है, वर्ग संख्या 17 अधिकांश सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हैलोजन समूह। ठीक है ना, लवणों का निर्माण यहां से होता है, तो इसको याद रखोगे। 17वां हो गया आपका हैलोजन। 16वें वर्ग को क्या कहते हैं भाई, 16वें वर्ग को कहते हैं चालकोजन समूह। ठीक है, वर्ग संख्या 16 क्या बोलते हैं इसको, चालकोजन समूह। ठीक है, कई जगह आपको कैल्कोजन भी मिल जाएगा, स्पेलिंग CH से स्टार्ट होती है, तो कहीं आपको कैल्कोजन चालकोजन मिल जाएगा, स्पेलिंग CH से स्टार्ट होगी। ठीक है ना, चालकोजन। ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी, तो याद रखोगे। किसका फॉर्मेशन करता है भाई, ये ओर का फॉर्मेशन के करता है। ठीक है ना, अयस्क निर्माण में इसका यूज होता है। ठीक है, वर्ग संख्या 16 का अयस्क। ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, ओर कहते हैं। और अगर मैं वर्ग संख्या 15वें की बात करूं, तो वर्ग संख्या 15वें को क्या बोलते हैं, निकोजन समूह। निकोजन समूह। ठीक है ना, इसके जो आपके तत्व हैं वो ज्यादातर क्या बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, क्या बनाएगा, यूरिया बनाएगा। जैसे NH2CO NH2, वो भी क्या काम करता है, उर्वरक का काम करता है। फास्फोरस क्या हो गया आपका, सिंगल सुपर फॉस्फेट, इस तरीके के क्या है, उर्वरक बनाता है। तो निकोजन समूह कहते हैं इसको, उर्वरक का निर्माण करते हैं भाई ये। ठीक है, याद रख लोगे। और वर्ग संख्या 14वें और 13वें का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको, क्वेश्चन आपको बन जाए कि निम्न में से कौन सा चालकोजन समूह का सदस्य है, और आपको कोई तत्व दे दे एक, जैसे आपको दे दिया सेलेनियम, और आपको दे दिया ऑप्शन में एल्यूमिनियम, और क्या दे दिया आपको, क्रिप्टॉन दे दिया, और क्या दे दिया आपको, टिन दे दिया। तो आपको पता है कि जो आपका चालकोजन है वो कौन सा समूह है भाई, वर्ग संख्या 16, और 16 में कौन आ रहा है, सेलेनियम। तो आप आंसर लिख दोगे, सेलेनियम हमारा चालकोजन समूह का सदस्य है। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां तो हमने बात कर ली किसकी भाई, ट्रिक की बात कर ली। ठीक है, और कुछ मैं आपको स्पेसिफिक ट्रिक बताता हूं। देखो, अभी तो हमने ऊपर से नीचे की ट्रिक याद करी है, अब मैं आपको इस तरीके से जो ऊपर ऊपर वाले नाम हैं उन सब की भी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ठीक है, देखना। पहला देखो, यहां पर क्या है, हाइड्रोजन। तो ट्रिक क्या है हमारी, देखना भाई, हबीब, हबीब। ठीक है ना, हबीब, हबीब, हबीब के कान ऑफ हैं। जो हबीब है उसके कान ऑफ हैं। ठीक है, समझ गए, हबीब के कान ऑफ है। इस तरीके से क्या होगा कि जो आपके ऊपर ऊपर के नाम है उसमें भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पहले बोरोन फैमिली आती है या कार्बन फैमिली आती है या नाइट्रोजन फैमिली आती है। इस तरीके से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्या ट्रिक लगाओगे, हबीब के कान ऑफ है। समझ गए भाई, ऊपर वाली ट्रिक समझ गए। अब देखो कुछ ऊपर से नीचे की ट्रिक भी बताता हूं मैं डी ब्लॉक के लिए, क्योंकि डी ब्लॉक में मैंने आपको इस तरीके से पीरियड्स की ट्रिक बताई है। अब ऊपर से नीचे बताता हूं। ज्यादातर जो ट्रिक है वो आपकी 3 वाली है। ठीक है ना, बाकी जो अभी आपके एलिमेंट्स नोन है तो इसको हम आड़े से याद रख लेंगे, जो हमने ट्रिक बताई थी इसकी पीरियड वाइज, और बाकी को हम ऊपर से याद रख लेते हैं। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है, स्कूटी यार ला। हम जा रहे हैं कहीं, हमारी स्कूटी खराब हो गई तो हम हमारे दोस्त से मांग रहे हैं कि भाई स्कूटी यार ला। ठीक है ना, स्कूटी यार ला। और चाय पीने जा रहे हैं, फिर चाय पीने जा रहे हैं तो हमको चाय चाहिए आधा कप। ठीक है, कितना चाहिए, आधा कप। तो हम क्या कह रहे हैं, टी जरा हाफ। टी हमें चाहिए, जरा कितनी, हाफ चाहिए। ठीक है, फिर कौन सा है भाई, वो नवाब था। वो नवाब था, वो कोई काम धाम नहीं करेगा, बिल्कुल नवाब था वो भाई। ठीक है, वो नवाब था। समझ गए। अगली ट्रिक क्या है, अगली है हमारी कार मेरी BMW। तो BMW में से क्या याद रखना है, केवल और केवल W, टंगस्टन। ठीक है ना, नाम क्या है इसका, टंगस्टन। क्या हो गया, कार मेरी BMW, MO से हो गया मोलिब्डेनम आपकी। ठीक है ना, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन, कार मेरी BMW। ठीक है, तो BMW का केवल क्या याद रखोगे, W। फिर इसके बाद क्या आ गया, मन तक रे। कोई आपका पहुंचा, कहां तक पहुंच गया, बिल्कुल आपकी बात मन तक पहुंच गई, तो आप क्या कह रहे हो, मन तक रे। जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूं आपके बिल्कुल दिमाग और मन तक जा रहा है, तो आप क्या ट्रिक याद रखोगे, मन तक रे। समझ गए बात को। आगे देखो, आगे क्या है, फेरस। पढ़ा है ना आपने, फेरस सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, तो उसी तरीके से नाम याद रखोगे, फेरस, फेरस। ठीक है, फिर आपकी ट्रिक है, कौन रहा आयरलैंड। आयरलैंड में कौन रह रहा है, तो हम कह रहेंगे कौन रहा आयरलैंड। ठीक है, ये ट्रिक याद कर लोगे। फिर इसके बाद क्या है,
नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल पिटोगे। वर्तमान में नहीं, पुराने टाइम में हम पढ़ते थे, उस टाइम भाई भरपूर पिटाई होती थी, ठीक है ना। तो नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, तो उसी टाइम में किसी ने ट्रिक बनाई है, ठीक है ना। वर्तमान में बनाता तो नहीं बना पाता भाई ऐसी ट्रिक, ठीक है। फिर क्या है, क्यों, कौन आगे आया, फिर अगली ट्रिक क्या है भाई, कौन आगे आया, ठीक है, कौन आगे आया, अगली ट्रिक हो गई। फिर इसके बाद क्या ट्रिक है, ZNCDHG, तो इसकी क्या ट्रिक बनाओगे भाई, कुछ भी ट्रिक बना लो, ठीक है ना, जिंद कूद जा, कुछ भी ऐसे कुछ बना लेना, ठीक है। तो समझ गए भाई, लास्ट की ट्रिक आपको मैंने आपको थोड़ी बहुत हिंट दे दी, आप बना लेना अपनी मन से। तो इस तरीके से आपको मैंने पीरियड्स वाइज भी ट्रिक बता दी और अप टू डाउन मैंने ऊपर से नीचे की भी आपको ट्रिक बता दी। अब मैं देखो आपको कुछ मैजिक्स नंबर बताता हूं, उससे पहले आप ये सारी बातें एक बार खुद से लिखो, ठीक है। ट्रिक लिखोगे इनकी और ये पूरी पीरियोडिक टेबल को लिखो, फिर मैं आपको कुछ मैजिक्स नंबर बताता हूं जो आपको एटॉमिक नंबर को पहचानने में आपकी हेल्प करेंगी। देखो अब मैजिक नंबर देखो, ठीक है। थोड़ा सा स्नोबॉल गैस को मैं इधर लिख देता हूं, जिससे अपन को थोड़ा मैजिक संख्या लिखने में आसानी रहेगी, ठीक है। देखो ये आपने लिख लिया होगा, वैसे मैं इसको मिटा देता हूं, देखना भाई मैजिक नंबर देखना, ठीक है। देखो नोबल गैस को लिख लेते हैं अपन, कौन कौन सी थी भाई, दोबारा बताओ एक बार, हीना, नीना और करीना ऐसे रहना, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2, इसका 10, इसका 18, मैं इसको इधर भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2, 10, 18 और इसका कितना होता है 36, इसका कितना होता है 54, इसका कितना होता है 86, ठीक है ना। अब ये तो हमको ज्यादा यूज में आती है इसलिए याद हो जाते हैं, बाकी को याद रखने के लिए एक मैजिक नंबर है, देखना उसको। मैजिक नंबर क्या है भाई, देखो अगर फर्स्ट आवर्त की मैं बात करूं, पहले आप प्रथम आवर्त की बात करूं, तो उसके लिए मैजिक संख्या क्या है भाई, 2। आपको दिख भी रहा है इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब यहां से मैं नीचे जाऊंगा तो इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, 8, ठीक है। 2 में क्या जोड़ दो, 8, तो आपको अगला आपको क्या है, परमाणु क्रमांक मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 में 8 जोड़ा मैंने, आपको मिल गया 10, ठीक है। फिर अगली क्या है 8, 2, 8, 8, फिर क्या है 18, फिर क्या है 18, ठीक है। और फिर क्या है 32, और फिर क्या है 32, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं जाऊंगा तो उसमें क्या जोड़ूंगा मैं, 32। और अगर इससे भी नीचे अगर मैं जाऊंगा तो मैं आपको बता देता हूं भाई, हालांकि आपके लेवल तक की बात नहीं है, फिर भी जान लो, अगर इससे नीचे हमको जब भविष्य में और तत्व खोजे जाएंगे तो उसके लिए हम एटॉमिक नंबर जो ऐड करेंगे, मैजिक संख्या, वो कितनी ऐड करेंगे, 50 ऐड करेंगे, ठीक है। देखो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि नियोन के बाद का परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो आप 10 में 8 जोड़ दो 18। अगर मैं बाद में बोलूं कि आर्गन के बाद में कौन सी आपकी परमाणु क्रमांक आपका आएगा, तो 18 में 18 जोड़ दो 36 आ जाएगा। क्रिप्टॉन के बाद कौन सा परमाणु क्रमांक आएगा, तो आप 36 में 18 जोड़ दो 54 आ जाएगा। अगर 54 के बाद का परमाणु क्रमांक देखना चाहूं तो 54 के बाद आप 32 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 86 आ जाएगा। समझ गए। इस तरीके से मैजिक संख्या लगा के आपको केवल ऊपर वाले तत्व का ज्ञात होना चाहिए, नीचे वाले तत्व का आप मैजिक संख्या लगा के याद कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये हाइड्रोजन है तो इसका क्या है, हीलियम का 2 होगा, फिर आपका लिथियम का क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा, फिर आपका बेरिलियम का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर इस तरीके से बोरोन का क्या हो जाएगा 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है। मैजिक संख्या भी लगा सकते हो भाई, ठीक है। तो यहां तो आपने 2 जोड़ दिया, इसके बाद आपने 8, इसमें 8 जोड़ू मैं तो 8 3 कितने हो गए 11, फिर इसमें 8 2 8 8, फिर क्या जोड़ने 18, फिर क्या जोड़ने 18, फिर क्या जोड़ने 32, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका 11 हो गया, इसका क्या हो जाएगा 19, और आपको पता है यहां पर आर्गन आ रही है 18, तो इस तरीके से भी देख सकते हो। 18 के बाद क्या आएगा भाई 19 आएगा। अब जैसे यहां पर क्या आ गया 36, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। 36 के बाद क्या आएगा 37 आएगा, और वैसे भी याद रख सकते हो 19 में 18 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा भाई 37 आ जाएगा। अब 37 में अगर मैं 18 जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, यानी सीजियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होगा 55 होगा। और अगर 55 में मैं 32 जोड़ दूं तो 55 में 32 जोड़ने पर मुझे पता चला कि जो फ्रांशियम है उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा 87 होगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब इसका तो मैं आसानी से लिख सकता हूं, इसका 11 है तो इसका 12 होगा, इसका 19 है इसका 20 होगा, इसका 37 है इसका 38 होगा, इसका 55 है इसका 56 होगा, इसका 87 है इसका 88 होगा, या मैं मैजिक नंबर लगा के भी लिख सकता हूं। समझ गए बात को। मैजिक संख्या आपको आवर्त याद रखना है, ठीक है।
कि कौन से आवर्त से आप मैजिक संख्या लिख रहे हो, वो चीज आपको याद रखनी है। जैसे आपको अगर दूसरे आवर्त से लिख रहे हो तो आपको पता है 8 जोड़ना है आगे, ठीक है, तो आवर्त थोड़ा सा आप याद रखोगे। एक कहानी आपको स्पेसिफिक याद रखनी है भाई, लैंथेनम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है 57, लेकिन इसके बाद जो हैफनियम आता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 72, ठीक है। बीच के जो 14 तत्व हैं वो किसके होते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक स्टार आपको और लगाऊंगा, चलो अलग मार्कर से लगा देते हैं जिससे थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखे, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिनम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई 89, ठीक है। और इसके बाद जो रदरफोर्डियम आता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 104, ठीक है। इसके बीच के जो 14 तत्व होते हैं वो किसके होते हैं, एफ ब्लॉक के होते हैं। उनकी भी ट्रिक मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है, कर लोगे इस तरीके से याद। अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलता है कंपटीशन एग्जाम में, आपको क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि भाई एक नया तत्व खोजा गया जिसका परमाणु क्रमांक था आपका 120, क्या था 120, उसका मुझे बताओ कि वो किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। तो अगर परमाणु क्रमांक 120 है तो आपको पता है कि इससे अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 32 जोड़ना पड़ेगा, इससे अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा 32 जोड़ना पड़ेगा। तो मैं 88 में अगर मैं 32 जोड़ूं तो 8 और 2 कितने हो गए 10 की 0, हासिल लगी 1, 8 3 11 और कितने हो गए 1 12। तो अगर 120 वाला परमाणु क्रमांक खोजा गया है, एक तत्व खोजा गया है, तो वो किसके अंदर भरा जाएगा वर्ग 2, और वर्ग 2 का नाम क्या है क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत भरा जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किससे पहचानोगे, मैजिक संख्या से पहचानोगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें आप 32 जोड़ो तो 32 जोड़ने पर आपको पता है क्या आएगा भाई 118 आएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि 118 में अगर 50 जोड़ें तो कितना आएगा भाई, 118 में अगर मैं 50 जोड़ूं तो कितना आएगा 8 और 6 और 1, यानी अगर 168 क्रमांक वाला 168 परमाणु क्रमांक वाला अगर कोई तत्व खोजा गया तो वो कौन सी होगी भाई, वो आपकी होगी नोबल गैस होगी, यानी आने वाली भविष्य की नोबल गैस का जो परमाणु क्रमांक है वो अभी से डिसाइड हो गया कितना है 168। समझ गए मेरी बात को। तो इस तरीके से आपको मैजिक संख्या से आपको भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक भी आप बता सकते हो, ठीक है। अगली बात अगर मैं आपसे कहूं कि एफ ब्लॉक के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, तो एफ ब्लॉक के अंतर्गत आपके 14 4f श्रेणी में आते हैं और 14 ही आपके 5f श्रेणी में आते हैं। तो उसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। पहले इस आप मैजिक संख्या को लिख लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा मिटा के ऊपर ही बता देता हूं, ठीक है भाई। एक बार इसको आप लिख लो, मैजिक संख्याओं को लिख दूं, ठीक है। अब देखो नीचे मैं आपको एफ ब्लॉक की भी ट्रिक लिख देता हूं भाई, ठीक है ना, यही इसके नीचे ही मैं आपको एफ ब्लॉक की ट्रिक बता देता हूं। देखो एफ ब्लॉक के अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं, एक आपकी होती है 4f श्रेणी और दूसरी आपकी होती है 5f श्रेणी। अब जो आपकी 4f श्रेणी है वो चूंकि कहां से स्टार्ट होती है, लैंथेनम के बाद से, तो 4f श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, लैंथेनाइड श्रेणी, ठीक है। तो इसके तत्वों को हम क्या कहेंगे, लैंथेनॉइड्स कहेंगे या लैंथेनाइड तत्व आप कह सकते हो। और जो 5f सीरीज है वो कहां से स्टार्ट होती है भाई, एक्टिनम के बाद से स्टार्ट होती है। तो हम इसको और क्या नाम दे देते हैं, हम इसको और दूसरा नाम दे देते हैं एक्टिनाइड श्रेणी। क्या बोल देते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी। समझ गए बात को। अब जो 14 एलिमेंट्स हैं उनकी ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देख सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यारों लुटवाओगे, ठीक है ना, ल्यूटेशियम LU, ठीक है। तो ट्रिक क्या हुई भाई, एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यारों लुटवाओगे। याद रख लोगे भाई आसानी से, ठीक है ना, तुम यारों लुटवाओगे, ठीक है ना। कहां से स्टार्ट है भाई, ये सीरियम 58 से स्टार्ट है, ठीक है ना। 58, ये आपका 59, 60, 61, 62, 63, ठीक है। ये आपका 64, ये 65, 66, 67, 68 और ये 69, 70, 71, यानी ल्यूटेशियम का 71। और फिर 71 के बाद से आपका 72 हैफनियम यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगली देखो 5f श्रेणी की ट्रिक देखो। थोड़े पहलवान, थोरियम से स्टार्ट होगा ये, और थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 90। थोड़े पहलवान उनसे यूरेनियम निपटेंगे, नेपट्यूनियम उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, पुराने आम
कम बिकेंगे, बर्केलियम, ठीक है ना। कैफे में, कैलिफोर्नियम, कैफे में ऐसे फरमाओ, ऐसे से क्या है भाई, आइंस्टीनियम, फर्मियम, ऐसे फरमाओ मैडम, मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है, मैडम नाश्ता लाओ, लॉरेंशियम, ठीक है ना। तो क्या याद रखोगे, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे। आप कॉपी में ट्रिक लिख सकते हो भाई, जो मैं बोल रहा हूं आप कॉपी में एक बार ट्रिक लिख लो, ठीक है ना। ट्रिक बता रहा हूं, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, ठीक है ना। पुराने आम कम बिकेंगे, फिर क्या बोला मैंने, कैफे में, सीएफ, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है ना, मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो गई। अब इसके एटॉमिक नंबर भी हम लिख लेते हैं। देखो 90, 91, 92, 3, 4, ये 5, 6, 7, 8, 99, 100, 101, 102, 103, यानी लॉरेंशियम का कितना हो गया, 103। तो 90 थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक आपकी कौन सी सीरीज है भाई, 5F सीरीज है, जिसको एक्टिनाइड भी कहते हैं। और 4F सीरीज को क्या कहते हैं, सीरियम से लेके 58 से लेके कहां तक आ रही है, 71 तक आ रही है, लूटेशियम तक आ रही है। एक और चीज बताऊंगा, 4F सीरीज को हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। इसको हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। किसको बोलते हैं, 4F सीरीज को। रेयर अर्थ एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, 4F सीरीज को। याद रखोगे, पूछा जाता है ये एग्जामों में, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आप 5F सीरीज देख रहे हो ना, इसमें से जो यूरेनियम के बाद है, ये ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कैसे हैं, मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, ठीक है ना, कृत्रिम आपके तत्व हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, परा यूरेनियम तत्व बोलते हो। यानी आपसे कोई पूछ ले, परा यूरेनियम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। तो आपसे कोई पूछ ले कि निम्न में से ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन सा है, तो आप क्या याद रखोगे, आप याद रखोगे कि 92 के बाद आने वाला कोई सा भी एलिमेंट्स है वो कैसा है, ट्रांस यूरेनिक है, परा यूरेनियम तत्व है। तो यहां पे ये लाइन भी लिख लो, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले, 92 के बाद आने वाले तत्व कैसे हैं भाई, आर्टिफिशियल, कृत्रिम है, मानवकृत हैं, तो आप लिख सकते हो कृत्रिम हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, परायूरेनियम, परायूरेनियम तत्व। इंग्लिश में क्या बोलना है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। दिख रहा है ना आपको, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। एक बार चलो मैं चेक कर लेता हूं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ठीक है, दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, ठीक है ना। अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, आप साफ साफ लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो सारी पीरियोडिक टेबल की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैं आपको इस लेक्चर में कंप्लीट करवा चुका हूं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, बता दो कमेंट करके कैसा लगा है आपको लेक्चर। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 100 से ज्यादा परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है भाई। देखो हुआ क्या, मेंडलीव ने आवर्त सारणी दे दी, जगह खाली छोड़ दी थी, तो भविष्य में तत्व खोजे जा रहे थे, ठीक है ना। तो तत्व खोजे जा रहे थे, तो उनके जो शोधकर्ता थे या जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उनके आधार पर उन तत्वों का नाम रखा जा रहा था। और भाई आईयूपीएसी उसको क्या कर देता था, प्रस्तावित कर देता था, सहसमिति थे उसको बता देता था कि भाई हाँ ठीक है, अब से इस तत्व का नाम ये है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनके ऊपर क्या हो गया, जिनके नाम के ऊपर विवाद हो गया। जैसे अगर मैं 104 परमाणु क्रमांक वाले रदरफोर्डियम की बात करूं, तो अमेरिकन वैज्ञानिकों ने इसको क्या बोला, रदरफोर्डियम बोला। इस तत्व का नाम क्या दिया, जिसका परमाणु क्रमांक कितना था, 104। उस तत्व का नाम अमेरिकी वैज्ञानिकों ने तो दिया रदरफोर्डियम, ठीक है। और जबकि रूसी वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया कुर्शाटोवियम, इस तरीके से कुछ नाम दिया था। तो इन नामों के ऊपर क्या है, विवाद छिड़ गया। भाई अमेरिकी वैज्ञानिक वो हम हमारे वैज्ञानिक का नाम रखेंगे, रूसी वैज्ञानिक हम हमारे वैज्ञानिक का नाम रखेंगे, समझ रहे हो ना। तो इस विवाद को खत्म करने के लिए आईयूपीएसी ने सन 1994 में एक पद्धति दी, जिसमें क्या है, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का आईयूपीएसी में नामकरण निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो आईयूपीएसी में नामकरण इन्होंने क्या पद्धति दी, किस तरीके से हम निर्धारण करेंगे, वो सारी बातों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस पद्धति में क्या है, आपके 0 से लेकर 9 तक के आईयूपीएसी ने क्या दिए, मूल नाम दे दिए, ठीक है। मूल नाम कौन कौन से हैं, 0 के लिए मूल नाम हो गया आपका नील, 1 के लिए हो गया आपका अन, 2 के लिए हो गया आपका बाई, 3 के लिए हो गया ट्राई, और 4 के लिए हो गया क्वाड, ठीक है। 5 के लिए हो गया क्या, पेंट, 6 के लिए क्या हुआ, हेक्स, 7 के लिए क्या हुआ, सेप्ट, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए क्या रखा इन्होंने नाम, ऑक्ट, और 9 के लिए क्या नाम रखा इन्होंने, ईन, ई डबल एन, ठीक है।
और इन्होंने एक बात क्या बोली कि जब भी आप किसी तत्व का नाम लिखोगे तो लास्ट में आप क्या ऐड करोगे, लास्ट में आप ऐड करोगे ईएम। क्या ऐड करोगे, ईएम। ईएम का मतलब IUM, ये आप लास्ट में ऐड कर दोगे और वो उस तत्व का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। कौन सी पद्धति में, IUPAC पद्धति में। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बताता हूं और एक एग्जांपल लिखने के बाद बाकी के एग्जांपल आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, जैसे अगर मैं नाम लिखूं 101 परमाणु क्रमांक वाले तत्व का, ठीक है, तो देखना क्या लिखूंगा भाई। अगर मैं एक की बात करूं तो एक के लिए क्या लिखना है, अन। ठीक है, 0 के लिए क्या लिखना है, निल, अननिल। ठीक है, और फिर एक आ गया, फिर एक के लिए क्या लिखूंगा मैं, अन। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या जोड़ना है मुझे, ईएम, तो लास्ट में मैं जोड़ दूंगा ईएम। तो नाम क्या हो गया, अननिल अनियम। नाम क्या हुआ, अननिल अनियम। ठीक है, समझ गए बात को। इसी तरीके से अगर मुझे 102 का लिखना है तो 102 का मैं क्या लिखूंगा भाई, पहले क्या लिखूंगा, अन, फिर 0 के लिए क्या लिखूंगा, निल। ठीक है, फिर 2 के लिए क्या लिखूंगा, बाई। ठीक है, और फिर बाई के बाद आपको पता है आई तो पहले से आई गया, तो अब 2 बार आपको आई नहीं लगानी। ठीक ना, एक बार आई आ गया तो ठीक है, एक बार आ गया, अब हम इसी को रखेंगे, तो बाद में क्या ऐड कर दोगे आप, UM। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, अननिल बाइयम। ठीक है, इसी तरीके से अगर 103 का लिखना है तो क्या लिखोगे। ठीक है, एक के लिए क्या लिखना है, अन, 0 के लिए क्या लिखना है, निल, 3 के लिए क्या लिखना है आपको, ट्राई। ठीक है, और आई पहले से है तो सिर्फ और सिर्फ क्या लगा दोगे, UM। तो नाम क्या हो गया, अननिल ट्राइयम। ठीक है, इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करोगे, कहां तक लिखोगे, 118 तक लिखोगे। ठीक है ना, और 120 का भी आप लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको लाइन से लिख रहा हूं, आप भी लिखने की कोशिश करोगे। पहले नहीं आता है तो आप चेक करोगे। ठीक है, 104, 105, 106, 107 और यहां 108, 109 और ये हो गया आपका 110। 110 तक आप लिखने की कोशिश करो, मैं कुछ टाइम देता हूं आपको, फिर मैं लिखता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, ऐसा करो आप वीडियो को पॉज करके लिखो। लिख लिया, चलें आगे। तो देखो अब 104 का लिखना है तो 104 के लिए क्या लिखेंगे, अन, फिर निल, 4 के लिए क्या लिखेंगे, क्वाड, और फिर क्या लगाएंगे, ईएम। तो नाम क्या हो गया, अननिल क्वाडियम। ठीक है, 105 के लिए क्या लिखेंगे, अन, फिर निल, 5 के लिए क्या लिखना है, पेंट, और पेंट में क्या लगाना है, ईएम। तो नाम क्या हो गया, अननिल पेंटियम। 106 के लिए क्या लिखेंगे, अन, निल, और 6 के लिए क्या लिखना है, हेक्स, और हेक्स में क्या लगाना है, ईएम। तो नाम क्या हो गया, अननिल हेक्सियम। 107 के लिए अन, निल, सेप्ट, और फिर क्या लगाना है, ईएम। तो नाम क्या हो गया, अननिल सेप्टियम। फिर इसी तरीके से 8 के लिए क्या लिखोगे, अननिल ऑक्टियम। ठीक है, 9 के लिए क्या लिखोगे, अननिल इनियम। ठीक है ना, क्योंकि 9 के लिए आपको पता है क्या लिखना है हमको, इन, ENN, तो फिर क्या लगाना है, ईएम, तो अननिल इनियम। ठीक है, 110 के लिए क्या लिखना है, अब देखो एक आ रहा है अन, फिर से एक आया, क्या लिखोगे, अन, फिर क्या आया, 0, 0 के लिए क्या लिखोगे, निल, फिर निल के बाद क्या लगाना है आपको, ईएम। तो नाम क्या हो गया, अननिलियम। नाम क्या हुआ, अननिलियम। ठीक है, अब इसी तरीके से आप लिखने की कोशिश करोगे, 111, 112, 113, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20 तक आप नाम लिखने की कोशिश करोगे और फिर आप बोर्ड पर चेक करोगे। पहले खुद से लिखने की कोशिश करो। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो, नहीं आएगा तो फिर आप क्या करोगे, बोर्ड पर से चेक करोगे। लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिखो भाई खुद से। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है भाई, देखना, एक 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 के लिए क्या लिखते हैं, अन, फिर से क्या लिखेंगे, अन, फिर से क्या लिखेंगे, अन। ठीक है, और आपको पता है एक ही अक्षर कैपिटल लिखते हैं तो बाकियों को स्मॉल लिख देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा इंग्लिश का भी हम ध्यान रख लेते हैं। तो अन अन, फिर बाद में क्या जोड़ना है आपको, ईएम। तो नाम क्या हो गया भाई, अन अन अनियम। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से अन अन, और फिर 2 के लिए क्या लिखना है, बाई। तो नाम क्या हो गया, अन अन बाइयम। ठीक है, फिर 113 के लिए क्या लिखेंगे, अन अन, और 3 के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई, और फिर क्या लगा देंगे, यूएम। 3 के लिए क्या लिखते हैं अपन, ट्राई, तो अन अन ट्राइयम। फिर इसके बाद अन अन, और 4 के लिए क्या लिखते, क्वाड, और क्वाड में क्या लगाना है, ईएम। तो नाम क्या हो गया, अन अन क्वाडियम। फिर हो गया आपका अन अन, फिर क्या लिखना है, पेंटियम। ठीक है, फिर इसके बाद आपका अन अन, 6 के लिए क्या लिखना है, हेक्सियम।
6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्सियम। फिर 7 के लिए क्या लिखना है, अन सेप्टियम, ठीक है। 8 के लिए क्या लिखना है, अन ऑक्टियम। 9 के लिए क्या लिखना है, अन इनियम। 20 के लिए क्या लिखना है, अन। अब 2 के लिए क्या लिखोगे, 2 के लिए आप लिखोगे बाई, तो फिर अन, फिर बाई, और फिर आपको लिखना है 0। 0 के लिए क्या लिखना है, निल, तो अन बाई निल, और लास्ट में क्या लगाना है, इयम। तो नाम क्या हो गया, अन बाई निलियम। समझ गए भाई। इस तरीके से आप 120 तत्व तक या इससे भी आगे जो आएंगे उनका आप IUPAC पद्धति में इस तरीके से नामकरण कर सकते हो। एक बार सारी बातों को आप लिख लो भाई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, और पेन कॉपी लेके बैठे हो तो और भी अच्छी बात है, लिख लिए, क्योंकि खुद से नोट्स बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि खुद के लिखे हुए नोट्स आपने समझ समझ के लिखे हैं, आपको बहुत फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें आगे। देखो अब क्या है, आपने पढ़े थे भाई कि पृथ्वी पर आपके जितने प्रकार के तत्व पाए जा रहे हैं उनको आपने कितने ब्लॉकों में बांटा भाई, आपने बांटा उनको 4 ब्लॉकों में। कौन कौन से ब्लॉक, आप कहोगे S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, ठीक है। अब हम इनका क्या पढ़ेंगे, इनका अब हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे कि S ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। वैसे तो मैंने जो इंपोर्टेंट बहुत सारी बातें मैंने आपको किस में लिखा दी थी भाई, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी ना, इससे प्रीवियस वाला लेक्चर, उसी में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या ऊपर जो इन्फॉर्मेशन बटन है उसको भी एक बार टैप करके देख लिया करो। मैं उसमें सारी जो जितनी भी इंपोर्टेंट वीडियोस हैं उसके लिंक में वहां पर आपको दे देता हूं प्लेलिस्ट के, ठीक है। तो उसको भी एक बार आप देख लेना। चलो बात करते हैं अब किसकी, तत्वों के प्रकार की, और उनको कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। हेडिंग लगाओगे आप मेरे साथ में, तत्वों के प्रकार, तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, और इनको कितने भागों में बांटा भाई, S, P, D, F ब्लॉक के तत्व, ठीक है। SPDF ब्लॉक के तत्व। अब बात करेंगे अपन एक एक ब्लॉक की बात करेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे S को, फिर अपन पढ़ेंगे P को, फिर D को, एंड देन बात करेंगे अपन F ब्लॉक की। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओगे S ब्लॉक के तत्व, ठीक है। समझना भाई किनको कहेंगे हम S ब्लॉक के तत्व, तो डेफिनेशन क्या है, देखो जब आपका इलेक्ट्रॉन, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम आपका S उपकोष में जाए तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, S ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन NS उपकोष में प्रवेश करेगा उसे आप क्या कहोगे, S ब्लॉक के तत्व कहोगे। SPDF आपके क्या है भाई, उपकोष है, ठीक है ना, उपकक्ष भी आप इसको बोल सकते हो। तो क्या लिखोगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन NS उपकोष में भरा जाता है या प्रवेश करता है, NS उपकोष में प्रवेश करता है, S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, S ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन NS सबशेल नोन एज S ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंतर्गत कितने वर्ग आते हैं भाई, 2 वर्ग आते हैं। कौन कौन से, वर्ग 1 का नाम आपने क्या कहा था, वर्ग 1 को आपने बोला था क्षारीय धातु, एल्कली मेटल, ठीक है, जिसमें आपने हली ना करे रब से फरियाद लिखा था, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन को छोड़ देना क्योंकि हाइड्रोजन आपकी कैसी है, गैस है, ठीक है, तो उस चीज को आप छोड़ देना। बाकी वर्ग 1 के जो हैं उनको क्या बोलना है, क्षारीय धातु, इंग्लिश में बोलेंगे हम इनको एल्कली मेटल। और अगर वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 के तत्वों को हम क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलेंगे, क्षारीय मृदा धातु। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलेंगे इसको, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। और अगर मैं वर्ग 1 के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, ठीक है, अगर वर्ग 1 के मैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इनके
सबके अंतिम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन होगा। कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन। अगर इनके मैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? लास्ट उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इनका होगा NS1 और इनका क्या होगा? NS2। और अगर मैं संपूर्ण S ब्लॉक के तत्व के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो क्या हो जाएगा? NS1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S में आपको पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो आप क्या लिखोगे? S ब्लॉक तत्व का, पूरे S ब्लॉक तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बोलो भाई क्या होगा? आप कहोगे कि इनका विन्यास NS1 से लेके 2 तक होगा। ठीक है, ये बात आपको खासकर याद रखनी है। ठीक है भाई, तो एस ब्लॉक की सारी जो इतनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने सारी आपको लिख दी। लिख लो भाई, पहले इनको एक बार आप लिख लो। अच्छा, आपसे कोई पूछ ले कि भाई एस ब्लॉक के जो वर्ग 1 है उसको क्षारीय धातु या वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसके जो धातु हैं वो पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं? प्रबल क्षार बनाते हैं। साथ में कौन सी गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं भाई? क्षारीय धातु बोलते हैं। भाई क्षार बना रहा है, प्रबल क्षार बना रहा है, तो कैसी धातु होगी? क्षारीय धातु होगी। इसको क्षारीय मृदा धातु क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि ये जो भूगर्भ, जो भूपर्पटी है, वहां पर ये अधिकांश मात्रा में आपका पाया जाता है। इस वजह से एक वर्ड ऐड कर देते हैं, क्षारीय मृदा धातु। ठीक है ना, तो मृदा की भूपर्पटियों में अधिकतर मिलता है, इस वजह से इसको नाम दे देते हैं। बाकी अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, वर्ग 1 में कौन आता है? सोडियम। और सोडियम के हम ले लेते हैं 2 यहां पर एटम ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करवा देते हैं हम किससे भाई? पानी के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। तो आपको पता है पानी में क्या है भाई? पानी में क्या है? H+OH-। ठीक है, तो OH- के साथ आपका सोडियम रिएक्शन करके क्या बना लेता है? NaOH। कितने बनाएगा? 2 बनाएगा। साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जब एस ब्लॉक के तत्व आपके पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? आप कहोगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जैसे अगर मैं यहां बोलता तो आपको पता है भाई यहां क्या है? 2 H+ आयन है और साथ ही क्या है? 2 OH- आयन है। ये Na क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ आयन बनाएगा और Na+ आयन OH- को पकड़ के NaOH बनाएंगे और आपको पता है 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन छूटेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को दोनों हाइड्रोजन जो H+ है वो लेके क्या बना लेंगे भाई? H2 गैस बना लेंगे और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। समझ गए भाई? तो आपको पता है NaOH कैसा है भाई? प्रबल क्षार है। तो क्षार बनाने की वजह से इन धातुओं को क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु बोला जाता है। समझ में आ गई बात? तो आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आगे की बात करता हूं। अब नेक्स्ट ब्लॉक पर चलते हैं हम, पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, चलो अगली बात करेंगे अपन किसकी? पी ब्लॉक के तत्व की। ठीक है, देखना पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक के तत्व की भी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बस सिमिलर सी भाई, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करे भाई? NP उपकोष में प्रवेश करे। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करे? NP उपकोष में प्रवेश करे। उनको हम क्या कहेंगे? ऐसे तत्वों को हम पी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन NP उपकोष में प्रवेश करता है या NP कक्षक में प्रवेश करता है, उनको हम क्या कहेंगे भाई? उनको हम कहेंगे पी ब्लॉक के तत्व। तो यहां पे आप इसको एस ब्लॉक को भी हटा के क्या लिख दो? पी ब्लॉक के तत्व। समझ गए? और अगर पी ब्लॉक के तत्व की मैं बात करूं तो ये कौन से वर्ग से स्टार्ट होता है भाई? आप कहोगे कि ये वर्ग संख्या 13 से स्टार्ट होता है और 13 से स्टार्ट होकर कहां तक जाता है? वर्ग संख्या 18 तक जाता है। ठीक है, समझ गए बात को? तो कहां से स्टार्ट? 13 से स्टार्ट, कहां तक जाएगा? 18 तक जाएगा। और अगर हम इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या लिखेंगे भाई? आपको पता है पी ब्लॉक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 6 आते हैं। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसको आप याद रखोगे, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होगा भाई? NP में इलेक्ट्रॉन आएंगे कहां से कहां तक? 1 से लेके 6 तक आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी अभी आपने बात करी थी कि यहां पर आपका जो S का मान था उसके लिए भी हमने आगे N ही लिखा था। तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो करेक्ट क्या है भाई? NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में कहां से कहां तक इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये 1 2 6 है, यानी 1 से लेके कहां तक? 6 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूं भाई, कार्बन की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। तो 6 का आप यहां पर विन्यास क्या लिखते? 1s2
2H2 और 2P2, यही लिखते हैं भाई, 2 और 2 4 और 2 6। तो यहां पर अंतिम उपकोष कौन सा है भाई? अंतिम यहां पर आपका जो शेल चल रही है वो दूसरी चल रही है, ठीक है ना। तो अंतिम आपका किस में जा रहा है? P में जा रहा है। देखो NP उपकोष में ही जा रहा है, 2P उपकोष में जा रहा है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन P उपकोष में गया। इस वजह से इसका जो ये तत्व है वो किसका हो गया? P ब्लॉक का तत्व हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहां पर N का मान देखो, S के लिए भी 2 है, ठीक है, और P के लिए भी N का मान 2 है। तो इसका विन्यास देखो NS2 और NP 1 से लेके 6 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है। तो इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा? NS2 NP 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन। समझ गए बात को? अब इसमें बात करूं तो वर्ग संख्या 13 से लेके कहां तक आते हैं? 18 तक आते हैं। तो मैंने आपको वहां जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तब भी नाम बताए थे, एक बार दोबारा से सुन लो। वर्ग 18 को क्या बोलते हैं अपन? अक्रिय गैस, ठीक है। लेकिन कुछ तत्व रिएक्शन कर जाते हैं, इस वजह से क्या बोलते हैं हम उसको? उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, या आप इंग्लिश में इसको और क्या बोल सकते हो? नोबेल गैस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये इसका नाम है। दूसरा आपने पढ़ा था वर्ग 17। वर्ग 17 को क्या बोला था अपन ने? हैलोजन बोला था। हैलोजन क्यों बोला था? क्योंकि ये लवण बनाने की क्षमता रखते हैं। क्या रखते हैं भाई? लवण बनाने की क्षमता रखते हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरी अगर मैं बात बताऊं आपको, वर्ग संख्या 16, तो इसको क्या बोला था आपने? चालकोजन या कैल्कोजन, कुछ भी बोल सकते हो, स्पेलिंग CH है, ठीक है ना, चालकोजन, ठीक है। और इसको क्या बोला आपने? ये चालकोजन क्यों बोला जाता है भाई? अयस्क बनाने की क्षमता के कारण। अयस्क, ठीक है, आधा स और के, अयस्क इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? और अयस्क बनाने की क्षमता के कारण इसको क्या कहा जाता है? चालकोजन। और अगर मैं वर्ग संख्या 15 की बात करूं तो वर्ग संख्या 15 को क्या बोलते हैं भाई? निकोजन समूह। क्या बोलते हैं? निकोजन समूह। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये उर्वरक बनाने की क्षमता रखता है। तो उर्वरक बनाने की क्षमता रखने के कारण इसको क्या बोला जाता है? निकोजन समूह बोला जाता है। पी ब्लॉक की सारी बातें बोर्ड पर हैं, लिख लो इसको एक बार, फिर हम स्टार्ट करेंगे किसको? डी ब्लॉक के तत्व को। लिख लो एक बार इसको। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, ठीक है भाई, जो पी ब्लॉक है ना उसके अंतर्गत आपके धातु भी आते हैं, अधातु भी आते हैं और उपधातु भी आते हैं। तो आगे आप चाहो तो एक पॉइंट इधर लिख लो, नीचे लिख लो कि पी ब्लॉक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं भाई? धातु, मेटल्स, अधातु, नॉन मेटल्स और उपधातु, मेटलॉइड्स, ठीक है ना। तीनों सम्मिलित हैं, यानी इसके अंदर भाई तीनों के तीनों आएंगे आपके, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तीनों के तीनों सम्मिलित हैं, ठीक है। समझ गए बात को? तो धातु क्या होती है आगे सबकी चर्चा करेंगे अपन, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखती हैं। अधातु जितनी भी आपकी गैसें वो अधातुओं के अंदर आ जाएंगी। और उपधातु किसको बोलेंगे? जिसमें धात्विक गुण भी हैं और अधात्विक भी गुण भी हैं, उनको क्या बोलेंगे? उपधातु बोलेंगे, ठीक है। तो लिख लो इस लाइन को भी, फिर आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है अपना डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है। मिटा दें भाई इसको, तो चेंज कहां करेंगे? एक तो यहां चेंज कर देंगे और ये भी आपका चेंज होगा, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं अब डी ब्लॉक के तत्व की। देखना इसको भी, ज्यादातर जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना वो या तो डी ब्लॉक का पूछा जाएगा आपको, या आपको एफ ब्लॉक का पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। पी और इसका एस का सामान्यतः नहीं पूछा जाता, डी और एफ का आपको जरूर पूछा जाता है भाई। देखो डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे? वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश करें भाई? n-1d उपकोष में प्रवेश करते हो, n-1d उपकोष में प्रवेश करते हो, उन तत्वों को हम क्या कहेंगे भाई? डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? डी ब्लॉक के तत्व कहेंगे। अब इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं लिखूं तो देखना क्या होगा भाई? इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। समझना इसको, एक एग्जाम्पल देके भी मैं आपको समझा दूंगा कि n-1d से यहां क्या तात्पर्य है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। देखो क्या होता है इनका, n-1d जहां पर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे और ns जहां पर 1 से लेके 2 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। यह होता है भाई इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इस चीज को मैं सॉल्व करा देता हूं। जैसे टाइटेनियम है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 22। तो आप इसके लिए क्या लिखते भाई? आप इसके लिखते आर्गन, और आर्गन के बाद आप क्या लिखते हैं यहां पर?
3d2 और फिर क्या लिखते हैं 4s2, ठीक है, यही लिखते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। 1s2 2s2 करते करते आप पहुंचते और पहुंचने के बाद आपको पता है 4s2 में लिखते, फिर 4s2 के बाद आप 3d को लिखते, ठीक है। इसी तरीके का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते। तो यहां पर आप देख रहे हो तो जो डी कक्षक है उसमें 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम, तो यहां 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और जब देखो, जब n का मान अधिकतम कितना है 4, n का मान अधिकतम कितना है 4, तो d के लिए मान कितना आया n-1, यानी 4 में से 1 घटाओ, d के लिए कितना मान आया 3 आया। इस वजह से हमने d के आगे क्या लिखा है n-1d उपकोष में प्रवेश करता है। तो जब n का मान 4 था तो d के लिए मान कितना आया है 3 आया है। तो समझ गए आप किस तरीके से सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, n-1d 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन और ns 1 से लेके आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस चीज को आप लिख लो। अब इसके अलावा अपन सेकंड बात क्या लिखेंगे कि भाई इनको और क्या बोलते हैं, इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। क्या लिखोगे, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या ट्रांजिशन मेटल्स भी आप कह सकते हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट से मतलब क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है कि जिसमें जो आपका डी कक्षक है वो इसकी सामान्य अवस्था या ऑक्सीकरण अवस्था में कितना आए भाई, पूरा भरा ना हो, डी कक्षक पूरा भरा ना हो, आंशिक भरा हो, अपूर्ण हो, ठीक है। संक्रमण तत्व की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो क्या लिखोगे, मूल अवस्था, मूल या आयनिक अवस्था में, मूल या आयनिक अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण भरा हो, डी कक्षक अपूर्ण भरा हो। अपूर्ण भरा हो से तात्पर्य क्या है, D10 ना हो, D10 आपका ना हो, ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जो डी कक्षक है वो आपका कैसा भरा हो, मूल या आयनिक अवस्था में कैसा भरा हो भाई, वो अपूर्ण भरा हो, पूरा भरा हुआ ना हो, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो आपके 3 तत्व आते हैं, कौन से, ZnCdHg, जिंक कैडमियम मरकरी, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्योंकि इन सभी में कौन सा विन्यास होता है, D10 विन्यास होता है। इस कारण से इनको संक्रमण तत्व आपका नहीं माना जाता। तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ZnCdHg को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता, तो आप कहोगे कि भाई इनमें डी कक्षक पूर्ण भरा हुआ है, इस वजह से इनको क्या नहीं माना जाता, संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि इन तत्वों में बाह्यतम दो कोश अपूर्ण होते हैं। तो इनमें क्या लिखोगे आप, इनमें बाह्यतम दो कोश अपूर्ण होते हैं, ठीक है। 2 कोश कैसे होते हैं भाई, अपूर्ण होते हैं। और वो 2 कोश कौन से हैं, एक तो आपका है कौन सा, वैलेंस सेल आप जिसको कह सकते हो, या अंतिम कोश कह सकते हो, अंतिम कोश, और दूसरा है उपांत्य कोश। कौन सा है, उपांत्य कोश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अल्टीमेट शेल। इसको क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोल दो या अल्टीमेट शेल बोल दो, वैलेंस शेल बोलते हैं इसको, या और क्या बोल सकते हो, अल्टीमेट शेल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं भाई, इंग्लिश में भी मैं आपको लिखा देता हूं क्योंकि कभी कभी हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इंग्लिश भी याद रखो। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीनल्टीमेट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, पीनल्टीमेट शेल, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला कि इसमें दो कोश जो बाह्यतम है वो कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बाह्यतम में Nd आ रहा है और कौन सा आ रहा है, Ns आ रहा है। तो Ns में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, लेकिन आपने देखा था क्रोमियम और कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा था, एक ही आ रहा था S में, ठीक है। तो वहां पर आपका बाह्यतम Ns भी कैसा हो सकता है, अपूर्ण हो सकता है। और सेम टू सेम आपका जो N-1d है उसमें भी 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो भी कैसा हो सकता है, आपका अपूर्ण हो सकता है, ठीक है। मैं थोड़ी सी संरचना भी आपके लिए बना के बता देता हूं। देखो ये 3 टाइप की आपकी सेल होती है, ठीक है, बता देता हूं मैं आपको। इसमें इस बाह्यतम सेल को, तो सबसे बाह्यतम जो सेल है उसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। इसको हम क्या बोलेंगे भाई, वैलेंस सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंतिम कोश, ठीक है, अंतिम कोश जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कोश, ठीक है। और इसके बाद आपका जो अंदर वाला है इसको क्या बोलना है, उपांत्य कोश। क्या बोलना है इसको, उपांत्य कोश, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, पीनल्टीमेट शेल। क्या बोलना है, पीनल्टीमेट शेल। और इसको क्या बोलना है, इसको आप बोलोगे अल्टीमेट शेल, ठीक है,
और जो आपका सबसे अंदर वाला है इसको आप क्या बोलोगे, पूर्व उपांत्य। इसको क्या बोलना है, पूर्व उपांत्य कोश। आगे आएगा ये एफ ब्लॉक में, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एंटी पिनल्टीमेट शेल। ठीक है, इसको क्या बोलना है, एंटी पिनल्टीमेट शेल। तो इन सारी बातों को लिखो, फिर एक दो बातें और हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। चलो यही लिख देता हूं मैं। अगली बात क्या है भाई, कि ये जो आपके डी ब्लॉक के तत्व हैं इसके अंतर्गत सभी क्या है, धातुएं हैं। सारी क्या है इसके अंदर, धातुएं। और दूसरी बात, ये आपके परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, यानी इनके तत्व हैं उनकी एक ही ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे वहां पर आपने एस ब्लॉक में देखा था, जो वर्ग 1 के अंतर्गत आ रहा था उन सबकी तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, 1 थी। जो वर्ग 2 के अंतर्गत आ रहा था उन सबकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, केवल 2 थी। लेकिन यहां ऑक्सीकरण अवस्था बदल सकती है। जैसे आयरन है वो +2 भी दिखा सकता है, +3 भी दिखा सकता है। मैग्नीज आपका अधिकतम +7 तक भी दिखा सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कैसी होती है, बदलती रहती है। तो हम क्या कहेंगे, इनमें सभी धातुएं सम्मिलित हैं, यानी डी ब्लॉक में सभी धातुएं सम्मिलित हैं, तथा ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाते हैं, तो आप क्या कहोगे, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ठीक है, सारी बातें आपकी बोर्ड पर हैं, छाप डालो भाई, इसको लिख लो पहले इसको अच्छे से। आपने देखो, अब मैं इसी में चेंज कर देता हूं एफ ब्लॉक के लिए भी। अब एफ ब्लॉक में क्या होगा, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है भाई आपका, वो किस में जाएगा, n-2f उपकोष में जाएगा। यानी वहां पर जो अधिकतम n का मान है उससे जो f का मान है वो कितना कम होगा, 2 कम होगा। तभी तो हम क्या लिख रहे हैं, n-2f लिख रहे हैं। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देकर भी मैं आपको समझा दूंगा। चलिए बात करते हैं अपन अब एफ ब्लॉक की। तो आप हेडिंग लगा लो अपनी बुक में, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, चलिएगा देखना भाई, ध्यान देना। यहां पे इसी को चेंज कर दूं मैं, इसी में अपन लिख लेंगे। लेकिन ये सुविधा केवल किसके पास है, मेरे पास। आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, स्टार्टिंग से। चलो बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व की। तो हेडिंग लगा लो, लास्ट वा जो आपका है एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखोगे, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में प्रवेश करता हो उसे हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक के तत्व कहेंगे। क्या हुई डेफिनेशन, कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में प्रवेश करेगा उसे हम कहेंगे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। और इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, n-2f 0 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन, 0 नहीं 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन लिखो। वैसे एक कंडीशन ऐसी भी आएगी जहां एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक में आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता, फिर भी वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स है। ठीक है, और ऐसा कौन सा है, थोरियम है। ठीक है, जब आपके हायर लेवल में जब मैं आपको एफ ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तब आएगा आपके भाई, अभी तो है नहीं, आपको मिलेगा ये किसमें, 12th क्लास में। ठीक है, देखो आगे चलते हैं, n-1d जिसमें 0 से 1 हो सकता है, और ns में कितने हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्या लिखोगे, इन तत्वों के बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। बाह्यतम 3 कोश अपूर्ण होते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 कोश की बात केवल यहीं पर हो रही है, अपूर्ण होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और 3 कोश कौन कौन से हैं, 3 कोश कौन कौन से हैं बता भी चुका हूं। अंतिम कोश, जिसको और क्या बोलते हैं अपन, संयोजकता कोश। ठीक है, और क्या बोलते हैं भाई, इसके अंदर वाला कौन सा होगा आपका, उपांत्य कोश। ठीक है ना, पिनल्टीमेट उपांत्य कोश। और इसके अंदर वाला क्या होगा, पूर्व उपांत्य कोश, पूर्व उपांत्य कोश। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे भाई। ठीक है, इसमें 3 कोश अपूर्ण हो और आपसे पूछ ले ऐसा कौन सा ब्लॉक के तत्व हैं, तो आप बोलोगे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। और आपको एक बात और बताऊं, इसके अंतर्गत कितनी श्रेणी आती है भाई एफ ब्लॉक के अंतर्गत, 4। एक तो 4f श्रेणी आती है और एक आपकी 5f श्रेणी आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत, एफ ब्लॉक के अंतर्गत। 4f श्रेणी को क्या बोलते हो, लेंथेनॉइड श्रेणी, लेंथेनॉइड श्रेणी, लेंथेनॉइड श्रेणी। और इसको क्या बोलते हो, एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। ठीक है,
इसको लैंथेनॉइड्स और इसको एक्टिनॉइड्स भी बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और इनको क्या कहा जाता है भाई, दुर्लभ मृदा तत्व। इनको क्या बोला जाता है, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर इनकी बात मैं करूं तो इनको यूरेनियम 92 के बाद, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्व कैसे हैं भाई, कृत्रिम है, मानव मैन मेड है, ठीक है ना, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है। और उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। और अगर हिंदी की मैं बात करूं तो हिंदी में क्या कहते हैं, परा यूरेनियम तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, परा यूरेनियम तत्व बोलते हैं, ठीक है। देखो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं आपको एक एग्जांपल से और बता देता हूं, इन चीजों को याद रखना, कई बार पूछ लेता है डायरेक्ट, दुर्लभ मृदा तत्व कौन से होते हैं, 4f। परा यूरेनियम क्या है, तो आप कहोगे 92 के बाद में आने वाले, जैसे 93, 94, 95, 96, 97, इन सारे तत्वों को क्या कहेंगे, परा यूरेनियम। और ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, मानवकृत है, कृत्रिम है, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेके मैं आपको इसको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी समझा देता हूं। देखो इधर बता देता हूं, सीरियम, ठीक है। सीरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 58, ठीक है। तो यहां आप क्या लिखोगे भाई, जीनोन, और जीनोन का मतलब कितना आ गया, 54 आ गए, ठीक है ना। 54 इलेक्ट्रॉन आपके भरे जा चुके हैं। मैं आपको एक तरीका पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं लिखना आता, ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगी, मैंने सारी बातें बहुत डिटेल से आपको पढ़ा रखी है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखो तब ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलो मैं एक बार आपको फटाफट और बता देता हूं, कितनी अक्रिय गैस होती है, हीना, नीना और करीना, ऐसे रहना, ठीक है, यही होती हैं। यहां पहला आवर्त खत्म, या दूसरा आवर्त खत्म, या तीसरा खत्म, या चौथा खत्म, या पांचवा खत्म। तो n का अधिकतम मान कितना हो गया, 6। भाई पांचवा तो खत्म हो गया ना 54 पे ही, हमारा तो 58 है, तो n का मान कहां से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो 6 में आपको पता है 6 में कौन कौन से आ सकते हैं भाई, आपका एक तो 6s आ सकता है आपका, और कौन सा आ सकता है, 6p आ सकता है, और कौन सा आ सकता है आपका 5d आ सकता है, और आपका कौन सा आ सकता है, 4f आ सकता है, यही आ सकता है। तो आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरोगे, जिसके लिए n+l का मान कम हो। वो सारी बातें मैं करवा चुका हूं। देखो अब यहां पे करूंगा तो लंबा लेक्चर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इन बातों को। देखो अब आप जब सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आपको पता है अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, f ब्लॉक में लिखोगे 4f2, ठीक है, और इसके बाद 5d0 और 6s2, ठीक है। जोड़ लो, 54 और 2 कितने हुए आपके 56, और 56 और 2 कितने हो गए आपके 58, ठीक है। सारी बातें मैं दोबारा से करूंगा, कोई जरूरत नहीं है, वीडियो को देख लो अगर आप पर नहीं आता तो, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे तो एक f आ गया, एक d आ गया, और एक कौन सा आ गया, s आ गया, ठीक है। f में 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, d में आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बात समझ गए भाई f ब्लॉक की सारी कहानी, ठीक है। तो f ब्लॉक में आपको जो नॉर्मल बातें पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि f ब्लॉक के अंतर्गत कितने तत्व आते हैं, तो आप बोलोगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 14 आते हैं, इस वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने भरे जाएंगे, 14 ही भरे जाएंगे। दूसरी बात, 4f श्रेणी को क्या बोलते हैं, दुर्लभ मृदा तत्व। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने तत्व, इसके अंदर भी 14 तत्व, और इसके अंदर भी आपके 14 तत्व। इसकी बात करें तो ये कहां से कहां तक होता है, ये सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक होता है, और इसकी बात करूं तो ये थोरियम 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक होता है, ठीक है। ये 2 बातें भी आप याद रखोगे, ठीक है भाई। सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार आप इसको लिख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो, ठीक। एक बात यहां पर और याद रखना, ठीक है, कि यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को आपने क्या कहा, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स या परा यूरेनियम तत्व कहा। इनका एक नाम और है, इनको क्या कहते हैं, और हम अति भारी तत्व भी कहते हैं, सुपर हैवी एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर लो कि यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, हिंदी में हम इनको क्या कहते हैं, परा यूरेनियम तत्व, या अति भारी तत्व, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सुपर हैवी एलिमेंट्स
कहते हैं। ठीक है, तो मेरी ये दो बातें आप याद रखना कि या तो अति भारी तत्व सुपर हैवी एलिमेंट्स, या क्या कहेंगे हम इनको, परा यूरेनियम तत्व। अब यूरेनियम के बाद कौन कौन से आते हैं, आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकता है कि निम्न में से कौन सा अति भारी तत्व है, निम्न में से कौन सा परा यूरेनिक तत्व है। तो आपको याद रखना यूरेनियम के बाद कौन कौन आते हैं। ट्रिक अभी अभी आपको बता रखी है कि थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, तो उनसे यूरेनियम हो गया निपटेंगे, एनपी, ठीक है ना, नेप्ट्यूनियम, ठीक है, उनसे निपटेंगे। पुराने आम कम बिकेंगे, ठीक है, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम, मैडम एमडी, मैडम नाश्ता लाओ। ठीक है, तो ये जितने भी तत्व हैं, नेप्ट्यूनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, अमेरिशियम हो गया, क्यूरियम हो गया, बर्केलियम हो गया, कैलिफोर्नियम हो गया, आइंस्टीनियम हो गया, फर्मियम हो गया, मेंडलीवियम हो गया, ये जितने भी तत्व हैं, ठीक है ना, नोबिलियम हो गया, लॉरेंशियम हो गया, जितने भी तत्व हैं ये सारे के सारे आपके क्या है, परायूरेनियम तत्व, या हम इनको और क्या कह सकते हैं, ट्रांसयूरेनिक, या अति भारी तत्व, या सुपर हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, तो इतनी बातें आप साथ में और नोट कर लो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना काफी। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन रखूंगा, एक लेक्चर इसका और बनाऊंगा। कुल मिला के पीरियोडिक जो आपकी प्रॉपर्टी है इसको मैं 3 लेक्चरों के अंदर खत्म कर दूंगा। एक लेक्चर और बनेगा आपका, एक लेक्चर में बनाऊंगा सेपरेट क्वेश्चन ही क्वेश्चन का। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा, विश्वास रखिए। अगर चीजों को आप समझ के पढ़ रहे हैं, हर क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। बस इसी मेहनत के साथ डटे रहिए, सफलता हमारी निश्चित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।